हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नई कहानी आंदोलन की ग्राम संवेदना और आंचलिकता। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई कहानी में विद्यमान अनुभव की प्रामाणिकता का आग्रह ही इसे अन्य कहानी प्रवृत्तियों से भिन्न बनाता है। अनुभव की प्रामाणिकता को बधुआ, जिए हुए या भोगे हुए अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु यह वास्तव में रचना के विधान तथा भाषा के माध्यम से अनुभव की विश्वसनीयता को प्रस्तुत करने की कला मात्र है। इसी कला को अनुभव की प्रामाणिकता के संदर्भ में रेणु ने अपनी कहानी तीसरी कसम में प्रयुक्त किया है। नई कहानी को स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य में आने वाले अनेक बदलावों के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कुछ लक्षण 1950 की घटनाओं के साथ संबंधित हैं तथा नवीनता का सूत्रपात करने के लिए भी काफी सीमा तक उत्तरदायी है। स्वाधीनता की पूर्व संध्या की विरासत साहित्य में गतिरोध नामक आलेख के माध्यम से नई कहानी आंदोलन ने प्रमुख कवि विजय देव नारायण शाही ने सन 1953 में पिछले 10 वर्षों के साहित्यिक परिदृश्य की 3 प्रवृत्तियों को स्वाधीनता की पूर्व संध्या के रूप में उजागर किया, जिसमें से पहली प्रवृत्ति यह थी कि 1950 से 51 की प्रगतिवादी धारा से गुजरते हुए लेखकों के आत्मालोचन तथा आत्म परीक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप साहित्य की व्यापक जनवादी चेतना संकुचित तथा सीमित हो गई थी और वह कम्युनिस्ट पार्टी की सामयिक नीति मात्र को साहित्य सृजन मान चुके थे। अति आधुनिकतावाद नई कहानी की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें समस्त प्रतिष्ठित मूल्यों को अस्वीकार कर उदात्त तथा पवित्र को सर्वथा अविश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अति आधुनिकता में व्यक्ति की मानसिक अवस्था को सर्वोच्च मानते हुए वास्तविकता को प्रकट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अति आधुनिकता की इसी प्रवृत्ति की प्रबलता के कारण उसकी अवधि लंबी तथा स्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि इसमें सृजनात्मकता की भूमिका शून्य थी। नई कहानी की तीसरी प्रवृत्ति उसकी विविधता, विचित्रता तथा अनुभूत सत्य है, जो हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों का प्रमुख स्वर बना तथा जिसे सन 1942 में साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध एक शस्त्रहीन व साधनहीन क्रांति का बिगुल बजाया था। अब जिन्होंने रक्तपात से विचलित होकर अपने मानवीय मूल्यों को नहीं भुलाया था, वास्तव में शाही नई कहानी की इन तीनों प्रवृत्तियों के आधार पर उस पर लगे अनास्थावाद, द्रोह और मूल्य ध्वंस के आरोपों से युवा लेखन को बचाने का प्रयास करते हैं। नई कहानी के लेखकों ने
अपने लेख में जिन चारित्रिक अराजकता, अनास्था, व्यक्तित्व के बिखराव, निराशावादिता को अपनाया था, उसे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वाधीनता नहीं माना था। 1953 में पिछले 10 वर्षों में जो अधिक संयत, समंजित तथा संतुलित व सृजनात्मक मूल्य नई कहानी में विकसित हुए थे, वही स्वाधीनता की पूर्व संध्या की विरासत के परिदृश्य में नई पीढ़ी के आगमन में देखे जा सकते थे, जिसने प्रगतिवादिता, आधुनिकता, समाजवादिता से ऊपर व्यक्तिपरक समाजोन्मुखता को लेकर चलना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति एकाग्र तथा केंद्रीभूत हो गया। इस प्रकार की शहरी संवेदना को नई कहानी के माध्यम से नगरीकरण की प्रक्रिया के परिवर्तन के रूप में दर्शाया गया, जिसे व्यक्ति अपने स्नायु तंत्र पर अनुभव कर रहा था। फणीश्वर नाथ रेणु ऐसे ही रचनाकार हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय तथा प्रतिबद्ध रहते हुए भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहे और जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इसी संस्कृति को व्यापक जनवादी तथा लोकपरक तत्वों तक प्रसारित करने का प्रशंसनीय कार्य किया था। अब जानते हैं ग्राम संवेदना के बारे में। स्वतंत्रता का आशय ग्रामीण भारत के लिए शहरी भारत से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि विदेशी सत्ता के हाथों ग्राम शिल्प व उद्योग धंधों से पहले ही विनाश हो चुके थे और शेष कमी जमींदारी तथा तालुकेदारी व्यवस्था ने किसानों को बर्बाद करके पूरी कर दी। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तथापि आज़ादी के उपरांत भी उन्हें आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए तथा उनको प्राप्त स्थान भी उनसे लगातार छीनता चला गया। इसकी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण कारण यह था कि स्वतंत्र भारत की व्यवस्था में अचानक से जो परिवर्तन आया वह उपयुक्त तैयारी के बिना लागू कर दिया था। कृषि प्रधान देश को औद्योगिकरण के मॉडल के अनुरूप बनाने का प्रयास तो भरपूर किया गया, किंतु गांव शहरों के उपनिवेश ही बने रहे और असंतुलन की स्थिति में औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर पाने की दशा में कृषि भूमि का निरंतर ह्रास होता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिल्पी व श्रमिक वर्गों के पलायन तथा विस्थापन के रूप में बड़े पैमाने पर सामने आने लगे। कृषि से किसान के अस्तित्व को जुड़े होने का कारण पराधीन भारत में जमींदारी व्यवस्था, जहां किसानों की बदतर स्थिति के लिए उत्तरदायी थी, वहीं आज़ादी के उपरांत भी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून अधिकांश राज्यों जैसे बिहार आदि में देर से लागू किए गए तथा इन कानूनों में भी खेतीहर व वर्गहीन किसानों को कोई स्थान नहीं मिला। इन्हीं कारणों से फणीश्वर नाथ रेणु की कर्मस्थली व रचना स्थली बिहार का पूर्णिया ग्राम अंचल बना है। जमींदारी, जजमानी तथा प्रजा पौनी जैसे संबंधों में आज़ादी के बाद बदलाव आने से किसानों की स्थिति में सुधार आने की आशा की गई, किंतु स्वतंत्रता का पहला दशक
स्वप्नदर्शी समय बनकर रह गया। टूटते परिवार, असफल विवाह, अवसाद, अहम केंद्रित टकराव जैसी शहरोन्मुखी संवेदना स्वतंत्रता के बाद प्रथम दशक में नई कहानी के रूप में सामने आई, जिसमें श्रीलाल शुक्ल, रेणु नागार्जुन, अमरकांत जैसे कथाकारों ने ग्राम विकास योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम्य जीवन का वर्णन किया। ग्राम्य जीवन को शहरीकरण की प्रक्रिया के मध्य गांव से विस्थापित होकर शहर में बसने वाले लोगों के माध्यम से विविध स्थितियों को वस्तु विषय का प्रमुख आधार नई कहानी के कथाकारों ने बनाया है, जिसमें स्वाधीनता के बाद के गांवों के लोक जीवन को उजागर किया है। इसमें प्रेमचंद ने गांव के परिदृश्य, भिन्नता तथा नवीनता लिए हुए हैं। अब जानते हैं इसकी आंचलिकता के बारे में। नई कहानी के शिल्प में आंचलिकता का विकास महत्वपूर्ण है। आंचलिकता के अंतर्गत वस्तु सामग्री तथा शिल्प कौशल सहित स्थानीयता, भौगोलिक परिस्थितियां, निवासियों का चरित्र, उनकी जीवन पद्धति, घटनाक्रम और चरित्र व्यवहार जैसे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। बलवंत सिंह के काले कोस, दो अकालगढ़ जैसे उपन्यास आंचलिकता के अप्रतिम तथा विशिष्ट उदाहरण है। स्थानीयता आंचलिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी है, जिसका सृजन भाषा, परिवेश, तीज त्योहार, रहन सहन तथा लोक जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा साकार चित्रों के रूप में किया जाता है। स्थानीयता में क्योंकि परिवेश की वास्तविकता, लोक जीवन के तत्व तथा पात्रों की जीवंतता समाहित होती है, इसीलिए कोई भी ग्रामीण अंचल की कहानी ठोस परिवेश की कहानी का रूप लेते हुए आंचलिकता को स्पर्श करती है। हिंदी कथा साहित्य में इसी आंचलिकता का प्रारंभ रेणु के उपन्यास मैला आंचल से माना जाता है। रेणु औद्योगिकरण की भीड़ से लोक जीवन को हटाकर उसकी सांस्कृतिक चेतना तथा उससे अनुप्राणित जीवन पद्धति के कुशल चितेरे हैं। उनका प्रत्येक पात्र व्यक्ति के रूप में विशिष्ट तथा साकार रूप ग्रहण करता है, जो कि रेणु के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।